हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्फ्लेशन सीरीज पार्ट 4। पिछली वीडियो में हमने सीपीआई एंड पीसी को डिटेल में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दो इन्फ्लेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स, हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन, जो आरबीआई को बताते हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना चाहिए या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है। देखिए, इसके नेम से ही पता चल रहा है कि वो इन्फ्लेशन जो हेडलाइंस में काफ़ी दिखता है, इसे हम सीपीआई कंबाइन भी कह सकते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब है जो सारे ही प्रोडक्ट और सर्विसेज के एवरेज प्राइस को कवर करता है, जैसे कि फूड, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा। इसमें वो सारी कैटेगरी शामिल हैं जो हमने लास्ट वीडियो में सीपीआई कंबाइन में डिस्कस की थी। दूसरी चीज़ जो कंसिडर करने वाली है वो है हेडलाइन इन्फ्लेशन की वॉलेटिलिटी। इंडिया में हेडलाइन इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है। इसका मुख्य कारण है क्योंकि सीपीआई का लगभग आधा वेट फूड आइटम्स कवर करती हैं, और जब भी मान लीजिए अगर बारिश ज़्यादा हो गई या फिर ड्रॉट आ गए या फिर क्रॉप फेलियर हो गया किसी डिजीज़ के कारण, और इसके कारण फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं, जिसके कारण हेडलाइन इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता या घटता है अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल, अगर टमाटोज के प्राइस 20 रुपीज़ से 80 रुपीज़ हो जाते हैं एक महीने में, इससे हेडलाइन इन्फ्लेशन ऊपर चला जाएगा। और या फिर क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, इससे भी हेडलाइन इन्फ्लेशन में वॉलेटिलिटी देखी जा सकती है। बट फूड इन्फ्लेशन हेडलाइन इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, क्योंकि सीपीआई कंबाइन में लगभग हाफ वेट फूड आइटम्स कवर करती हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अभी हम समझेंगे कोर इन्फ्लेशन क्या है, जो अनलाइक हेडलाइन इन्फ्लेशन एक स्टेबल इन्फ्लेशन होता है। इसे फिल्टर्ड इन्फ्लेशन भी कहा जाता है, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन में फूड एंड फ्यूल को शामिल नहीं किया जाता। फूड एंड फ्यूल को कोर इन्फ्लेशन से इसीलिए रिमूव किया जाता है क्योंकि फूड एंड फ्यूल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। बट आरबीआई को लॉन्ग टर्म स्टेबल प्राइस ट्रेंड को समझना होता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। देखिए, कोर इन्फ्लेशन हमें बताता है कि इकोनॉमी में रियल लॉन्ग लास्टिंग प्राइस प्रेशर कितना है और डिमांड कितनी स्ट्रॉन्ग है। मोरओवर सर्विसेज जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेंट एटसेट्रा, इन सर्विसेज में प्राइस कितने बढ़ रहे हैं। कोर इन्फ्लेशन स्लो मूव करता है, इसलिए आरबीआई अपने प्रेडिक्शंस के लिए और पॉलिसी डिसीजन के लिए इसको काफ़ी यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर वेजिटेबल्स के दाम एकदम बढ़ जाते हैं तो इससे हेडलाइन इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। इसके उल्टा अगर सर्विसेज जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, रेंट, इसकी कॉस्ट बढ़ती है तो कोर इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू कर देगा। तो इससे ये पता चलता है कि जो अंडरलाइंग डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के लिए सोच सकता है। अभी हम देखेंगे आरबीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन को कैसे यूज़ करता है। आरबीआई का इन्फ्लेशन टारगेट होता है 4% विद द अप एंड डाउन टॉलरेंस बैंड ऑफ 2%, क्योंकि आरबीआई फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग को यूज़ करता है, जिसे फिट भी कहते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर इन्फ्लेशन 2 से 6% के बीच रहती है तो इसे एक्सेप्टेबल माना जाता है, और ये टारगेट हेडलाइन सीपीआई के बेसिस पर होता है, जिसे हम सीपीआई कंबाइन भी कह सकते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आरबीआई को लीगली हेडलाइन इन्फ्लेशन को ही कंट्रोल करना होता है, क्योंकि ये कंज्यूमर इन्फ्लेशन जो हम लोग डे टू डे एक्सपीरियंस करते हैं उसकी एक्चुअल इमेज को रिफ्लेक्ट करता है। अभी हम समझेंगे आरबीआई कोर इन्फ्लेशन को कैसे यूज़ करता है। आरबीआई अपने डिसीजन जैसे कि रेपो रेट को बढ़ाना है या घटाना है, जी कोर इन्फ्लेशन को देखकर लेता है, क्योंकि हेडलाइन इन्फ्लेशन बहुत बार फूड एंड फ्यूल के टेम्प्रेरी सप्लाई शॉक के कारण बढ़ता है, जिस पर रिएक्ट करना आरबीआई सही नहीं समझता। फॉर एग्जांपल, अगर टोमेटो और ऑनियन के प्राइस सप्लाई शॉक की वजह से एकदम बढ़ते हैं तो इससे हेडलाइन इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा। बट इस सिचुएशन में आरबीआई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि बहुत बार ये स्पाइक्स टेम्प्रेरी होती हैं। बट इसके उल्टा अगर कोर इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है तो बहुत सारी सर्विसेज जैसे कि हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन वो महंगी हो रही हैं, तो आरबीआई को लगता है कि इकॉनमी ओवरहीट हो रही है। तो इस सिचुएशन में आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाता है, जिसके कारण लोन महंगे होंगे और डिमांड कम होगी और इन्फ्लेशन धीरे धीरे कंट्रोल में आता है। तो अभी हम ब्रीफली समझेंगे कैसे हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन की मूवमेंट आरबीआई के डिसीजंस को प्रोवाइड करती है इन 4 सिंपल सिचुएशंस। फर्स्ट सिचुएशन, मान लीजिए अगर हेडलाइन इन्फ्लेशन बढ़ता है और कोर इन्फ्लेशन स्टेबल रहती है, तो इसका मतलब हो सकता है फूड स्पाइक्स। सो इस सिचुएशन में आरबीआई वेट करेगा। सेकंड सिचुएशन, अगर हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन दोनों ही बढ़ रहे हैं तो ये ब्रॉड इन्फ्लेशन का सिग्नल देता है, तो इस सिचुएशन में आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा सकता है। थर्ड सिचुएशन,
अगर हेडलाइन इन्फ्लेशन गिर रही है और कोर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो इससे पता चल रहा है कि इकॉनमी में डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आरबीआई जल्दी रेपो रेट को कम नहीं करेगा। फोर्थ सिचुएशन, अगर हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन दोनों ही गिर रहे हैं, इसका मतलब है इकॉनमी में डिमांड काफ़ी स्लो है, तो इस सिचुएशन में आरबीआई रेपो रेट को कम कर सकता है। अभी हम जल्दी बात करेंगे स्टिकी इन्फ्लेशन टर्म की, जिसे कई बार परसिस्टेंट इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। स्टिकी इन्फ्लेशन का हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन की तरह कोई सेपरेट इंडेक्स नहीं होता, ये सिर्फ इन्फ्लेशन का एक बिहेवियर रिफ्लेक्ट करता है। स्टिक इन्फ्लेशन हम उसे कहते हैं जब प्राइजेस एक बार बढ़ जाएँ तो उन्हें नीचे आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो या फिर कई बार प्राइजेस नीचे आते नहीं, जैसे कि आपकी स्कूल की फीस, हेल्थ केयर कॉस्ट या हाउस रेंट एक्सेट्रा। कई बार हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन को भी स्टिक इन्फ्लेशन या परसिस्टेंट इन्फ्लेशन कहा जाता है अगर ये प्राइसेस कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म बढ़ते जाते हैं। तो ये था हेडलाइन एंड कोर इन्फ्लेशन का ब्रेकडाउन और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप विद आरबीआई। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्फ्लेशन की बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपने बहुत बार सुनी होगी, जैसे कि डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन एंड हाइपर इन्फ्लेशन। So make sure you subscribe my channel and don't miss next part. Thank you. Thanks for watching this video.